अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे अक्टूबर नवंबर 2024 उसका वेरिएंट 11। हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। हम स्टार्ट करते हैं बेटा 21 से। बेटा कहता है इन रिएक्शन वन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू पोटेशियम क्लोराइड। तो जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे एंड द फ्यूम प्रोड्यूस, तो वो फ्यूम होंगे HCl के, आर बबल्ड इनटू एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। यानी HCl को आपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि क्लोरीन जो है वो एलिमेंट फॉर्म में हो। तो क्लोरीन अगर एलिमेंट फॉर्म में होगी तो वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगी ना। इसका मतलब है दोनों कंपाउंड हैं तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए शर्त ये है कि जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या जो मोर रिएक्टिव होता है, वो लेवल वाला कौन सा है, वो एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए और लेस रिएक्टिव कंपाउंड में होना चाहिए। तो पहले रिएक्शन में तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरा देखिएगा, इन रिएक्शन टू पोटेशियम क्लोराइड डिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया, ठीक है, एंड दिस इज देन एडेड टू द एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। अब आप सोचें, सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बन भी जाएं तो नज़र क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नज़र नहीं आएंगे कि वो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। तो आपको एपरेंटली कुछ नज़र नहीं आएगा। जैसे ही सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बनेंगे वो डिजॉल्व होते जाएंगे। तो दोनों केसेस में कुछ नहीं नज़र आने वाला। व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस? नथिंग। रिएक्शन वन एंड टू कुछ नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर शुड बी द सी बेटा, कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता हूँ बेटा। द टेबल रिफर्स द हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड का मतलब हो गया HCl, HBr, HI, इन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन हेलाइड। विच रो इज करेक्ट? अच्छा है क्या, ऑक्सीडेशन और थर्मल स्टेबिलिटी दी हुई। अच्छा मैं आपको एक रेफरेंस से याद दिलाऊं तो शायद जल्दी याद आ जाएगा। देखो बेटा, जब HCl प्रोड्यूस हुआ था सोडियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन करवाते वक्त, तो आपको याद होगा सल्फ्यूरिक एसिड ने HCl को ऑक्सीडाइज नहीं किया, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ क्लोरीन और सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल है। लेकिन जब HBr के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया बेटा, तो Br को ऑक्सीडाइज किया ब्रोमीन में सल्फ्यूरिक एसिड ने, और खुद कन्वर्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड में या रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से बेटा जब आपने हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसने आयोडीन बनाया था और हाइड्रोजन सल्फाइड में रिड्यूस हुआ था। तो अब आपको क्या समझ में आया ऑक्सीडेशन के बारे में? हाइड्रोजन हेलाइड्स की ऑक्सीडेशन के बारे में क्या चीज़ समझ में आ गई या क्या चीज़ रिवाइज हो गई? ऊपर से नीचे दे आर ईजियर टू ऑक्सीडाइज। तो बी गलत, डी गलत, ए और सी में से कोई एक आंसर है। ईजियर टू ऑक्सीडाइज। आगे आओ, थर्मल स्टेबिलिटी। ऊपर से नीचे आते हुए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड वीक हो जाता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आता हूँ। 7.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड reacts with 7 gram of carbon monoxide on the surface of catalytic converter exhaust system of the car। ठीक है, what is the total volume of the product gases measured at room temperature and condition? देखो दो रिएक्टेंट दिए हैं, मैं तो सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए आपको कि इनमें से लिमिटिंग कौन है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आई होप आपको कैटालिटिक कन्वर्टर की ये इक्वेशन याद होगी।
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसका मास होता है 30, इसका मास होता है 28। तो पहले इनमें से लिमिटिंग निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा 30 ग्राम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंप्लीटली रिएक्ट करती है 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनो के साथ। तो 7.5 ग्राम रिएक्ट करेगी एक्स के साथ। मैंने कहा 7.5 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 30, 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड। दी हुई कितनी है 7, आपको कितनी चाहिए 7, उसने कितनी दी हुई है 7। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस नहीं है, दोनों लिमिटिंग है, बोथ लिमिटिंग रिएक्टेंट, दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आप किसी को भी यूज़ करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को यूज़ कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ कर लें और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकाल लें, तो लिमिटिंग दोनों है। अगर लिमिटिंग इनमें से कोई एक होता तो फिर विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग निकालते, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा मैं कार्बन मोनो से निकाल लेता हूँ। चलो आ जाओ, आंसर सेम ही आएगा, आप उससे भी निकालेंगे तो भी। इसका मास होता है 28, 1 मोल और ये हाफ मोल है। 1 मोल का वॉल्यूम आरटीपी पे कितना होता है 24 dm³ और हाफ मोल का वॉल्यूम आरटीपी पे कितना हो जाएगा 12 dm³। ये कितना दिया हुआ है उसने 7। कितने टाइम्स कम मास दिया हुआ है 4 टाइम्स, तो वॉल्यूम भी 4 टाइम्स कम हो जाएगा। 24 को 4 टाइम्स कम करो कितना हो जाएगा 6 dm³। 12 को 4 टाइम्स कम करो कितना हो जाएगा 3 dm³। तो 6 + 3 कितना हो गया 9 dm³। आंसर आ जाएगा, सी शुड बी द राइट आंसर। टोटली ओ लेवल वाले मेथड से सॉल्व किया है मैंने इसको। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 3 statements about ammonia molecule and ammonium ions are given. Okay, ammonia molecule और ammonium ion, ammonia molecule और ammonium ion। भाई अमोनिया मॉलिक्यूल होता है NH3, अमोनियम आयन होता है NH4+। आओ स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या बोलता है। कहता है इन एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद हाइड्रोक्साइड आयन। बकवास कर रहा है। एक्चुअली अमोनिया मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं और अमोनियम आयन बनाती हैं, नॉट हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं, हाइड्रोजन आयन के साथ। 1 तो गलत है। 2 पे आ जाओ। अमोनियम आयंस आर ब्रोंसिलोरी एसिड। यस, आपको याद है ना कॉन्जुगेट एसिड होता है ये तो सही है। द HNH बॉन्ड एंगल इज लार्जर इन अमोनियम। अमोनियम की शेप होती है टेट्राहेड्रल यानी 109। देन अमोनिया, अमोनिया होती है पिरामिडल यानी 107। तो ये भी सही बोल रहा है। Which statement are correct? 2 and 3. The right answer must be the C. Question number 25. Ethene reacts with steam in the presence of sulfuric acid. Addition of steam हो गया, ये addition reaction है बेटा, हाइड्रेशन जिसे आप कहते हैं, हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ स्टीम है ये बेटा। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन एडिशन, किधर गया है कुछ, हाँ है बी आंसर। आसान सवाल है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 26 पे आता हूँ। क्या बोल रहा है 26 में, जरा देखिएगा। कंपाउंड Z हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। अल्कीन्स को फॉलो कर रहा है हाइड्रोकार्बन विद 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक हो सकता है और एस्टर हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज़ है मुझे लगता है। आगे देखिए क्या बोलता है।
कंपाउंड Z रिएक्ट विद प्रोपनवनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब ये हो गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, क्योंकि एस्टर अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको एस्टर बनाने हो तो आप क्या करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया, कंफर्म हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड है। आगे देखिए क्या बोलता है, द डायग्राम शो द स्केलेटल फार्मूला ऑफ द थ्री कंपाउंड STU। what are the possible skeletal formula products of the reaction between Z यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रोपनवनॉल। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटानोइक एसिड है, 4 कार्बन है ना, तो ये ब्यूटानोइक हो गया यानी 4 कार्बन वाला। चलो चेक करते हैं, जरा देखिएगा। 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है कार्बोक्सिलिक के, तो इसको तो हटा दो। 1 2 3 4 ये हो सकता है, 1 2 3 4 ये भी हो सकता है। अब आओ प्रोपनवनॉल। प्रोपनवनॉल ये होता है ना 1 2 3 और OH, इसका मतलब इसमें 3 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3, ज़रा चेक कीजिएगा। 1 2 3 4, इसका मतलब यू जो बना है वो ब्यूटानोइक एसिड और ब्यूटनवनॉल से बना है, हमें तो प्रोपनवनॉल चाहिए, यू भी गलत हो गया। अब आ जाओ 1 2 3, चेक करें, ये हो गया प्रोपनवनॉल, ये हो गया ब्यूटानोइक एसिड वाला पार्ट। सो द राइट आंसर इज टी ओनली बेटा, यानी कि द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता हूं। जेरेनियोल एंड नीरोल आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, चेक करो चेंजेस क्या है इसमें। मेरे ख्याल है सिर्फ ये चेंज हुआ है, और से देखिए ये इधर था और ये इधर था, इसने फ्लिप कर दिया है इसको, और से देखिए H को ऊपर कर दिया है और CH2OH को नीचे कर दिया है, यही है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट, ये वाला डबल बॉन्ड तो कंसीडर ही नहीं होगा क्योंकि इसमें दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं CH3 CH3। तो अब आप सोचो, एक में H ऊपर एक में H नीचे, तो मैं कह सकता हूँ ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, सिस ट्रांस होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। आपको याद है ना, मैंने आपको इजी आइसोमर एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है, और मैंने आपको साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि पूछ लेता है वो, इसलिए ज़रा ख्याल रखा करें। ठीक है, तो व्हाट्स राइट आंसर द राइट। और कोई चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप बता दें अगर आपको कोई चेंज नज़र आ रहा है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, सिर्फ ये एक ही ग्रुप फ्लिप किया हुआ है, बाकी सब सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चेंज नहीं हो सकते, ऑप्टिकल के लिए कायरल होना चाहिए, वो नहीं है। पोजिशनल आइसोमर भी, कोई चीज़ पोजिशन भी नहीं चेंज की, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूँ। विच कंपाउंड हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। 2 मिथाइल हेक्स, बना लूँ इसको, मैं बनाना पड़ेगा। ए को देखिएगा, तो सारे हेग्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल और हेक्स 2 इन, तो ये 2 मिथाइल, सही है, हेक्स 2 इन, ये हो गया। बी को देखिएगा बेटा, 3 मिथाइल हेक्स 2 इन, 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्स 3 इन हो गया, सही है, 3 मिथाइल हेक्स 2 इन हो गया। उसके बाद आते हैं ऑप्शन सी पे बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया फिर से 2 मिथाइल और हेक्स 2 इन हो गया। 4 पे मिथाइल है, 1 2 3, और ये 4 पे मिथाइल हो गया। ऑप्शन डी देखिए, बार बार 2 मिथाइल आ रहा है, हालांकि 2 इन है, 1 2 3 4 5 6, 2 पे तो इन है, 5 पे मिथाइल है, 1 2 3 4 5, ओ वी 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 वी।
अब वो कह रहा है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किसमें है। स्टीरियो का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल एंड सिस्टर्स। जरा गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई कर दूं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो CH3 लगे हुए हैं, सेम ग्रुप। इसका मतलब है नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नो ऑप्टिकल आइसोमर। क्यों? क्योंकि कोई कायरल सेंटर भी नहीं है इसमें। इसमें स्टीरियो आइसोमर है ही नहीं। नीचे आ जाओ, ये तो गलत हो गया। बी पे आओ, CH3 CH, CH3 CH और बाकी CH2 CH2 CH3। गौर से देखिए, क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन की वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब है इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। ऑप्टिकल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें कायरल नहीं है। ठीक है, सी पे आ जाओ, CH3 H H H H2 और H3। फिर गौर से देखिए, इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं, हाँ। इसमें दो ऑप्टिकल आइसोमर भी हैं क्योंकि ये कायरल सेंटर है। दो ज्योमेट्रिकल और दो ऑप्टिकल, स्टीरियो पूछ रहा है तो मिला के देखेंगे। आगे आओ, ऑप्शन डी को देखिएगा। इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, लेकिन आपको पता है इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं। नो ऑप्टिकल आइसोमर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। चेक कर लें, कायरल सेंटर का मतलब होता है कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप। तो is the what will give the largest stereoisomers? C. The right answer must be the C बेटा। तो हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देख लिया, आसान हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। कहता है विटामिन ए कंटेन्स रेटिनॉल। ठीक है, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस एसिडिफाइड KMnO4 कैन बी यूज टू ब्रेक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब वो कंडीशंस क्या हैं? हॉट, कंसंट्रेटेड, तभी तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। क्योंकि कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बल्कि डायहोल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो पूरा ब्रेक नहीं होता, बल्कि एक बॉन्ड ब्रेक होके दो OH लग जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो होता क्या है? होता ये है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो तो कार्बोक्सिलिक, दो से अटैच हो तो कीटोन, और अगर किसी से भी अटैच नहीं हो तो वाया मीथेनोइक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दीज बॉन्ड्स हैव बीन ब्रोकन फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स में अकर, यानी मजीद ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। ठीक है, अंडर विच कंडीशन इज द एसिडिफाइड KMnO4 यूज्ड एंड व्हाट डू फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। यहाँ देखो, उसने कहा फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का मतलब हो गया कोई इंटरमीडिएट वाली चीज़ नहीं है, बस सिर्फ एंड का है, इंक्लूड। देखो, सबसे पहले तो मैं ऑप्शन ए हटा रहा हूँ, डाइल्यूट की वजह से, कोल्ड डाइल्यूट की वजह से। हो गया, आ जाओ। अब सवाल ये है, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होंगी। चेक करें, क्या कभी भी इसके अंदर एल्डिहाइड बन सकता है? जी नहीं, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज डी। थिंक स्मार्ट। एल्डिहाइड नहीं हो सकता। जाहिर बात है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। अब कीटोन नज़र आ रहा है, ये कीटोन बनेगा, नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कीटोन बनेगा, नज़र आ रहा है, ये कीटोन बनेगा, नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कीटोन डेफिनेटली बनते हैं, कार्बोक्सिलिक बनते हैं। एल्डिहाइड इसलिए भी नहीं बनेगा कि ये फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है। और बोलो, फाइनल एल्डिहाइड अगर कभी बनेगा भी किसी केस में तो इंटरमीडिएट होगा ना, फाइनल थोड़ी होगा वो। क्वेश्चन नंबर 30 पे आता हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ द लिमोनिन इज शोन। ठीक है, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन सैंपल। ओ हो, चालाकी देख रहे हो इसकी। 1 मोल नहीं बोल रहा है, सैंपल बोल रहा है। यानी मोल नहीं दे रहा, 1 मोल से नहीं, सैंपल जला दिया। चालाकी, ये इसे बोलते हैं ट्रिकी।
ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको 1 मोल से बोलता तो आप डेफिनेटली कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू वाटर हो जाता। लेकिन वो कह रहा है सैंपल जलाया है, 1 मोल नहीं जलाया, वो कुछ भी हो सकता है। इस कम्प्लीटली कम्बस्टेड इन ऑक्सीजन। अच्छा मेरी बात को सुनिएगा, पहले इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C10 हो गया। एच गिन लें, ये हो गए 3, ये हो गया 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 2, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। गिन लो कितने हो गए, 2 और 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और 3 16 हो गए। ठीक है, इसे जला दो बेटा, क्या बनेगा, 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 8 मोल्स ऑफ वाटर, यही बनेगा। तो 10 और 8 आंसर होना चाहिए। अगर वो 1 मोल बोलता, उसने 1 मोल बोला ही नहीं है। आप चेक करें कहीं पे 10 का ऑप्शन ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अब सोचो 10:8 का मतलब ये हो गया 5:4 का रेशो हो सकता है, फिर 2.5 into 2 का हो सकता है रेशो। तो बेटा 5 into 4 ढूंढ लो, अगर 10:8 नहीं है तो 5 into 4 ये रहा। समझ में आ रही है इसकी चालाकियाँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ ढूंढ रहे होंगे कि सर हमें तो 10 और 8 दिखना था, आपने तो हमेशा यही पढ़ाया है। बिल्कुल पढ़ाया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, यही पढ़ाया है, अभी भी यही पढ़ाता हूँ। लेकिन मसला ये उसने 1 मोल नहीं बोला, ठीक है। आई होप मेरी उसकी बात को समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ बेटा। द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, सही है, यानी आप मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ द लाइट इनिशिएशन स्टेप, ये देखो याद है आपको, ये ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल देता है ऐसे यूवी लाइट की प्रेजेंस में। अब देखो क्या बोलता है, टू ब्रेक सी एच बॉन्ड इन मीथेन, बकवास कर रहा है, टू ब्रेक क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स। राइट आंसर इज बी, ये रहा ना, यही काम हो रहा है। मॉलिक्यूल को किसमें तोड़ दिया आपने, फ्री रेडिकल क्या है, बेसिकली क्लोरीन के एटम्स है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन X is added to sodium hydroxide and heat under reflux pentan 2-ol is made। अब देखो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब ये हो गया SN रिएक्शन हो रहा था। और अगर पेंटन 2-ol बना है तो इसका मतलब ये हो गया जो X था 1 2 3 4 5, वो इस सेकंड पोजीशन पे कहीं ना कहीं पे हेलोजन लगा होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी, तभी तो ये बना है। सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, हेलाइड हटता है, OH लग जाता है। विच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज मेड व्हेन X, यानी ये इसका नाम भी X ही है, इज हीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड डिजॉल्व इन ईथन, यानी नाइट्राइल बना है। तो डेफिनेटली अगर आप इसको उसके साथ रिएक्ट कराएंगे, नाइट्राइल रिएक्शन का कराएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ लग जाएगा CN, ये बन जाएगा, ठीक है। विच ऑर्गेनिक है, तो अब ये ढूंढ लो कहाँ पे है, मुझे यकीन है आपको नज़र आ जाएगा ये। 1 2 3 4 5, 2 पे नाइट्राइल लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, so what should be the right answer is D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 1 क्लोरोब्यूटेन 1 आयोडोब्यूटेन, याद रखना दोनों प्राइमरी हैं, ठीक है, प्राइमरी हेलोजेनो अल्केन, बोथ रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा लिखा हुआ है बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, चलो नहीं लिखा होता तो पता तो है ना। विच रिएक्शन हैज ग्रेटेस्ट रेट, डेफिनेटली आयोडो, क्यों, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अंडर सेम कंडीशन, ठीक है। एंड विच मैकेनिज्म फॉलोड बाय दिस, तो मैकेनिज्म प्राइमरी अल्काइलाइड में क्या होता है, SN2, तो SN1 वाले ऑप्शन हटा दो। अब आपके पास बचा B और D।
तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा? याद है ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस में बहुत डिटेल से कराया है मैंने। आयोडीन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आता हूँ। कंपाउंड Y reacts with alkaline aqueous iodine, ठीक है, when the products of this reaction are acidified dicarboxylic acid is produced। इसका मतलब ये हो गया, अगर एसिडिफाई करके डाई कार्बोक्सिलिक बन रहा है तो डेफिनेटली जो अल्कोहल था वो सेकेंडरी था और उसमें दो CH3CHOH है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है सेकेंडरी अल्कोहल का आयोडो फॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देने के लिए कि उसमें ये वाला ग्रुप हो। खैर आगे चलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस, ठीक है, वेयर आर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर CH2 ग्रुप, ठीक है, विच कंपाउंड इज वाई। चले समझाता हूँ, ऑप्शन ए पे आते हैं पहले। पेंटन 1,4 डायोल, 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटन। अब ये 1 पे OH लगा रहा है और 4 पे 1 2 3 4। अब आप चेक करें बेटा, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? देगा। लेकिन क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के बाद जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा? जी नहीं, नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोडोफॉर्म बनेगा इससे और ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। हमें तो डाई कार्बोक्सिलिक चाहिए, यानी कि दोनों तरफ CH3CHOH लगा होना चाहिए। ए गलत हो गया, बी पे आए। 1 2 3 4 5 पेंटन 1,5 डायोल, 1 पे OH, 1 पे OH। ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं। क्यों? CH3CHOH नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब आ जा पेंटन 2,3 डायोल, मोस्ट प्रोबेबली 1 2 3 4 5। ऑप्शन सी देखिएगा बेटा, पेंटन 2 1 2 3 डायोल। अब आप चेक करें, CH3 CH3 CH2 CH, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? हाँ देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एंड में डाई कार्बोक्सिलिक देगा? जी नहीं, नहीं देगा। ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडोफॉर्म में। और ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलेट आयन देगा जिसको एसिडिफाई करने से कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। इसका मतलब है ये भी गलत हो गया। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज डी। क्यों? समझाओ, यहाँ समझा दूँ, यहाँ देखिएगा। पेंटन 2,4 डायोल को गौर से देखिए, नजर आ रहा है ना? सही। 1 2 3 4 5, 2 पे OH, 4 पे OH, ठीक है बेटा। अब गौर से देखिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। H H2H, सही है। अब आप देखें, इस तरफ से भी ये बना हुआ है और इस तरफ से भी बना हुआ है, CH3CHOH, ठीक है। मैं से हटाऊं। अच्छा अब ज़रा समझिएगा, ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3। ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3। आयोडोफॉर्म हो गया। पता है ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होगा? ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलेट में। कैसे? ये देखिएगा, 1 2 3, ये कार्बोक्सिलेट और ये कार्बोक्सिलेट। सही होता है। आयोडोफॉर्म का मैकेनिज्म याद है? तो CH3 वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होता है? CH3CHI3 आयोडोफॉर्म। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलेट। तो हो गया डाई कार्बोक्सिलेट। अब अगर आप इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं तो ये कॉन्जुगेट बेस है ना बेटा, याद है? कार्बोक्सिलेट आयन क्या होते हैं? कॉन्जुगेट बेस। एसिडिफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन गया डाई कार्बो।
अब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी फॉर डक। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, विच अल्कोहल गिव्स ओनली वन पॉसिबल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इसका मतलब है सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो दो देता है, टर्शरी होता ही नहीं है। तो ब्यूटन वन ऑल हटा दो, टू मिथाइल प्रोपन वन ऑल हटा दो, दोनों प्राइमरी है। बी और डी में से एक आंसर है। डी हटा दो, डी टर्शरी है। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। व्हाट्स राइट आंसर? ब्यूटन टू ऑल एक ही प्रोडक्ट देगा क्या? कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या देते? कीटोन। अच्छा, एक आध क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी देता है, ज़रा वर्किंग वाला देता है, फिर एक दो आसान भी दे देता है ताकि टाइम ज़रा जल्दी हो जाए। कभी कभी अच्छा काम भी कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, विच कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूसेस कंपाउंड विद अ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब अ कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। साइनोहाइड्रिन बना लो। ऑप्शन ए को देखिएगा ज़रा, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो तुम्हें इसमें मसला हुआ होगा। ज़रा इससे साइनोहाइड्रिन बनाओ, CH3। ये रिपीटेड भी है, कई दफ़ा आया है। CN और H, और से देखो ये कायरल सेंटर आ गया। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर इज़ ए। अगर आप बाकी रिएक्शंस भी करके देख लें तो देखो, ये तो एस्टर है, इसको तो हटा दो, ठीक है। इसको गौर से देखो, ये कीटोन के दोनों तरफ C2H5 C2H5 है, तो कायरल तो नहीं हो सकेगा जब साइनोहाइड्रिन बनेगा। क्यों? क्योंकि दो दो सेम ग्रुप आ गए कार्बन के साथ। इसी तरह ये मीथनल है, HCOH, देखो दो सेम ग्रुप हैं, इसका मतलब है ये भी नहीं दे सकता। सो व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। और अगर आपको शक हो रहा हो, आप खुद करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, द डायग्राम शोज 3 रिएक्शंस of ethanol. In each case, excess ethanol is used. Excess ethanol is used. ठीक है, ये इथेनॉल है, आयोडोफॉर्म के साथ येलो पीपीटी देगा। सॉलिड वही होगा ना, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देता है, और वो कौन है? इथानल। ठीक है, आगे देखिए, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करोगे तो सॉलिड मिलता है। फैलिंग सॉल्यूशन, ब्रिक रेड पीपीटी, ब्रिक रेड पीपीटी। और अगर K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराओगे, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ओके, इसका पता नहीं मुझे। ऑब्जर्वेशंस, अच्छा, ऑब्जर्वेशंस आर मेड आफ्टर 3, दिस वन गुड। तो इसका मतलब है यहाँ इसका अपना कलर होता है ऑरेंज, तो ये होगा ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन होगा सॉल्यूशन। ठीक है, कलर चेंज आएगा सिर्फ K2Cr2O7 का। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द सॉल्यूशन 1 एंड सॉलिड? तो बेटा सॉल्यूशन 1 का कलर हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि K2Cr2O7 क्या है? ऑरेंज है। तो ये गलत और ये गलत हो गया, ग्रीन और ग्रीन सही है। सॉलिड 2 क्या है? येलो, ये भी येलो, ये भी येलो। सॉलिड 3 क्या है? ब्रिक रेड पीपीटी, तो ये गलत, ये सही। राइट आंसर इज बी। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, CH3 3 times CCN react to form alcohol Y। ठीक है, वाया रिएक्शन सीक्वेंस शोन। अच्छा देखो, ये नाइट्राइल है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो कार्बोक्सिलिक बनता है। मैं बना दूं पहले, ये देखिएगा, बना लेते हैं, ये देखें, CH3, ये ऐसा होगा कुछ, और से देखिए, ये है नाइट्राइल। जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने कहा CH3, CH3, ये बन गया कार्बोक्सिलिक। अब इससे आपने रिडक्शन की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये Y बन जाएगा। ये देखें बेटा, CH3, CH2 और OH, ये हो गया आपका Y। समझ आ गया। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। विच रो नेम्स मॉलिक्यूल X
एंड क्लास ऑफ एल्कोहल वाई, तो ये प्राइमरी है। कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन से क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये टर्शरी वाली चीज़ें तो हटा दो, ये लो। चलो भाई तुम साइड पे हो जाओ। प्राइमरी प्राइमरी में से कोई एक चीज़ है। अब आओ, नेम ऑफ द मॉलिक्यूल एक्स, ये इसका नाम पूछ रहा है, नाम। 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपन वनोइक एसिड, और सिंपल प्रोपनोइक भी कह सकते हैं, ठीक है। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपन वनोइक एसिड, तो बेटा डाई मिथाइल प्रोपनोइक एसिड ये रहा ना, सी पे। So what is the correct answer? The right answer is C, beta. Question number 39 पे। The diagram shows the section of addition polymer. The polymer is made by using two different monomers. What are the names of the two monomer needed? Repeat unit निकाल लो बेटा, ये लो मैं निकाल दूं। ये हो गया एक, ये हो गया, तो बाहर निकालो इसको, ये देखो सी सी, क्या यहाँ लगा हुआ है एच, और यहाँ लगा हुआ है सी एल, यहाँ लगा हुआ है सी एल, और यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, एक मोनोमर हो गया। ये हो गया इसका मोनोमर। अब इसका बनाता हूँ, ये देखिएगा सी सी, इधर लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ है CH3, और यहाँ लगा हुआ है CH3, और यहाँ लगा हुआ है Cl, यही है, बीच में लगा, हो गए मोनोमर। अब इनके नाम पूछ रहा है, आ जाओ नाम देते हैं इसको। ये हो जाएगा 1 2 3, तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन या प्रोपोनिन, और ये हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो और ब्यूट है ना, ब्यूट, 2 क्लोरो ब्यूट 2 इन, ये हो गया। तो 1 2 डाइक्लोरोप्रोपीन और 2 क्लोरोब्यूट 2 इन मोनोमर के नाम है। 1 2 डाइक्लोरोप्रोपीन और 2 क्लोरोब्यूट 2 इन, द राइट आंसर इज ए। समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं बेटा। द डायग्राम शोज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल ऑफ क्लोरीन। ओके, आपको याद है मैंने क्लास में आपको बोला था 3 आइसोटोप्स घर से याद करके जाना, क्लोरीन ब्रोमीन और कार्बन, उनकी अबंडेंसेस घर से याद करके जाना। क्लोरीन 3:1 के रेशो में होता है, 2 आइसोटोप 35 37। ब्रोमीन अराउंड 1:1 के ऑप्शन में होते हैं, और कार्बन 13 जो होता है, और 12 99 12 और 13 1, ठीक है, ये याद रख के जाइएगा। अब देखो इससे समझ में कितना, ये इसने दे दिया VW, ये मास और चार्ज वैल्यू दिया हुआ है, रिलेटिव इंटेंसिटीज दी हुई है, ठीक है। VWXYZ पीक्स दी हुई है, चेक करो, ये 35 है, ये 37 है, गिन लो, हो जाएगा। ये 70 है, ये 72 है, और ये 74 है। डन हो गया। अच्छा, अभी वो मुझसे क्या पूछेगा दफा करो, पहले मैं अपने काम कर लेता हूँ। ये ले, ये होगा क्लोरीन 35 प्लस वाला, और ये क्या होगा, क्लोरीन 37 प्लस वाला। आगे आ जाओ, 70 क्या होगा, तो 70 होगा डेफिनेटली क्लोरीन क्लोरीन 35 भाई। 72 क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन 35 37, ठीक है बेटा।
और बेटा 74 क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन 37 ऐसे। मैंने पूरा ग्राफ पहले कर लिया, अब देखता हूँ क्या बोल रहा है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस स्पेक्ट्रम करेक्ट? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन can be calculated from the abundances mass over charge value of 2 of the 5 peak. yes, ये अराउंड 3:1 का रेशो है, अराउंड, तकरीबन, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, बट शक्ल से नज़र आ रहा है कि ये 3:1 की हाइट के। तो अगर आपको 35-37 दिया हो, 3:1 का रेशो दिया हो, तो क्या आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना यार। 35 इंटू 3, 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 कर ले, 35.5 आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, 37 ग्राम ऑफ स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीक जी कंटेन दिस मॉलिक्यूल। अब जी क्या चीज़ है? ये रहा 74 क्या चीज़ है? ये रहा। ओके, चेक कर लो। Cl2 का मास कितना है? 74 वाले का 74। अगर मैं इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये 1 मोल के बराबर होगा। इसके 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए 6.02 10⁻23। इसने कितने दिए हमें? 37 ग्राम। तो 37 ग्राम में होने चाहिए x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चेक कर लो। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत हो जाएगा। 37 इंटू 6.02 10⁻, हाई 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 हाई, 37 इंटू 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 74। वाह, आंसर आ रहा है 3.01 इंटू 10⁻23। इसने भी यही दिया होगा। यस, टू सही है। 37 ग्राम में जो Z दिया हुआ है, पीक Z, उसके 37 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन होंगे 3.01 10⁻23। यस, हमने कैलकुलेट करके देखा, बिल्कुल यही आ रहा है। थर्ड पे आ जाओ। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन can be calculated from the abundances of the mass over charge value of peak x y z. We already did that, कर चुके हैं ना रिलेटिव मासेस, करके देख लो। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल चुके हैं। व्हाट इज दिस? मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl 35 व्हाट इज दिस? मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl 35 व्हाट इज दिस? मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl 34, सॉरी 35 और 37 और 37। तो तीनों कर चुके हैं, तीनों सही है बेटा, सब सही कह रहा है। राइट आंसर मस्ट बी द ए। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।